बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन में कुछ चीज़ें पहले आपको पता होनी चाहिए। इसमें ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो होता है। जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, उसे हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। मतलब इसमें सोल्यूशन यूनिक होते हैं। ये हमने 9th-10th में भी पढ़ा हुआ है कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो नॉन सिंगुलर होता है और इसे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं। मीन इनके आंसर्स कुछ इस शक्ल के हुआ करेंगे, x इक्वल टू टी, वाई टी, जी टी। यहाँ टी 2t 3t 4t वो कुछ हो सकते हैं। और जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होते हैं इसमें ए एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। मतलब कि इसमें इक्वेशन ज़ीरो के इक्वल नहीं होती। मीन कोई एक एग्जांपल लेते हैं। अगर लिखते हैं 2x प्लस 4y प्लस 6z, अगर तो इक्वल टू ज़ीरो लिखा होगा किसी क्वेश्चन का, खुद से कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, इनमें सारे जो हैं आंसर्स इक्वल टू ज़ीरो होंगे। अगर तो राइट हैंड साइड नल वेक्टर हो, नल मैट्रिक्स हो, यानी कि ज़ीरो के इक्वल हो, तो फिर ये होमोजीनियस इक्वेशन में आ जाएगी। अगर राइट हैंड साइड में कोई डिजिट लिखा हो, मीन इस 0 0 0 की जगह कोई 4 5 6 होता, तो फिर ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में आ जाती। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो होता है और इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, इसको ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोलते हैं। और इसके आंसर्स कुछ x इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो और z इक्वल टू ज़ीरो की शक्ल के होंगे। और x1 x2 और x3 भी कह सकते हैं। बाज़ दफ़ा x1 x2 और x3 दिए होते हैं, बाज़ दफ़ा x y z दिए होते हैं। अगर तो इनके आंसर ज़ीरो के इक्वल आ रहे हों तो फिर ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं और इन्हें ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब हम 2.4 चैप्टर नंबर 2 होमोजीनियस इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। गिवन हमारे पास क्वेश्चन ये है कि x1 इसे हम एशलॉन फॉर्म की हेल्प से कर सकते हैं। एशलॉन फॉर्म में हमने ये सीखा था अभी पिछले लेक्चर में कि हम x y z की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि x1 x2 और y3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हमने क्या किया था, ऑगमेंटिंग मेथड लिखा था, एक मैट्रिक्स लिखा था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स में हम a b से इसको शो करते थे। और इसको लिखने का मेथड ये आपको पता है, इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं 1 -1 1 1 -2 -1 2 1 और 3। और उसके बाद हमने ऐसे लाइन खींचकर जो राइट साइड पे था उसको हमने 0 0 0 लिख लिया था। और हमने इसको एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब एशलॉन फॉर्म क्या था, हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते थे और साइड पे रो ऑपरेशन लिख देते थे। और यहाँ पे 1, यहाँ 0 और यहाँ 0 बनाते थे। तो रो 1 में तो कोई चेंज नहीं लाना, मीन इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब समझाने के लिए ये सर्कल कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ 0 बनाना है और जहाँ 0 बनाना है उसका नाम है रो 2। मतलब हमने रो 2 में 0 बनाना है। और हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि यहाँ जो भी डिजिट होगा उसका ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर जितने भी बनाएंगे उसकी हमारी हेल्प होगी रो 1 से। तो आगे लिख देंगे रो 1। तो आसान लफ्ज़ों में बोल देते हैं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 0, -2 -1 करें तो हमारे पास आ जाएगा
-1। हम माइनस कर रहे हैं, ये 2 पॉजिटिव है, 2 में से -1 करेंगे तो वो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, सॉरी +2 नहीं, मीन इस तरह से हो जाएगा -2, 2 में से माइनस करेंगे -1 तो वो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो उसको 3 को लिख देंगे। -1 में से माइनस करेंगे इन दोनों को तो -2, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0। अब हमने यहाँ 0 बनाना है, यहाँ हम 0 बना चुके हैं इसकी जगह पे। अब यहाँ 0 बनाना है, तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए रो 3 की हेल्प लेंगे, क्योंकि ये रो 3 की जगह पे है। और आपको कहा था अगर 2 लिखा हो तो -2 लिखेंगे, अगर -2 लिखा होता तो +2 लिखते, 5 लिखा होता तो -5 लिखते, -5 लिखा होता तो +5 लिखते, मीन ऑपोजिट लिखते। और यहाँ पे जितने भी 0 बनाने होते हैं उसमें हेल्प हमने इसकी रो 1 की लिखनी होती है, तो रो 1 आ गया। अब 2 में से 2 टाइम ऑफ -1 करेंगे, इसको आप रफ में साथ साथ करते रहें। अब हमारा ऑपरेशन है रो 3 में से 2 टाइम ऑफ रो 1, रो 3 का मेंबर और रो 1 का मेंबर, लेकिन 2 टाइम मल्टीप्लाई करके, रो 3 की जगह 2 -2 टाइम ऑफ रो 1 की जगह पे 1, ये ऊपर यहाँ रख लेता हूँ समझाने के लिए कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 में से 2 माइनस किया तो 0, मीन इसकी जगह पे आंसर 0 आ गया, यहाँ हमने रख दिया 0। अब इन दोनों का रिलेशन लिखना है, ये रो 3 है, ये रो 1 है। अब ये देखें, रो 3 की जगह पे 1, -2 ये फार्मूले का, और रो 1 की जगह पे -1, तो ये 1 + 2 तो 3 हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिखेंगे। और उसके बाद अब इसका और इसका रिलेशन लिखना है, ये रो 3 है और ये रो 1 है, यानी कि रो 3 की जगह पे 3 -2 एज इट इज़, रो 1 की जगह पे ये 1, तो 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया। 1 हम इस मेंबर की जगह पे लिखेंगे, इसमें खा लिया उठ जाओ। 0 में से कुछ भी माइनस करें 0 तो 0 ही होता है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ये हम एशलॉन फॉर्म भी कर रहे हैं, इसी तरह एशलॉन फॉर्म में हम यहाँ 1 बनाते थे और यहाँ 0 बनाते थे। तो आप अब ये कर सकते हैं कि पहले यहाँ 0 बना लें और बाद में इसको इंटरचेंज कर लें, तब भी ठीक है। अब असल मकसद हमारा पहले इधर 0 बना लें, इसके 2 मेथड हैं, एक यहाँ 1 बना के यहाँ 0 कर ले, और क्योंकि ये ज़रा इजी स्टेप आ गया है कि इसमें से ये माइनस करें तो डायरेक्ट 0 आ जाता है, तो इसलिए हम पहले इसको रो 3 में से रो 2 माइनस कर देते हैं। मीन 0 में से 0 माइनस किया तो चेंज किस में आएगा, रो 2 में कि रो 3 में, तो जो पहले लिखा होगा मीन रो 3 तो उसमें चेंज आएगा, इसमें से ये माइनस किया तो 0। हम रो 3 में से रो 2 माइनस कर रहे हैं, 1 में से माइनस करेंगे -2 तो वो +2 होके 3 हो जाएगा, और 0 में से 0 तो 0 ही होता है। ये हमारे पास हो गया, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये हमने रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अब अगर आप देखें तो हमारे पास हमें ये लिखने का मेथड पता है कि 1 x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ थी ये। इसी तरह अगर इसको लिखूँ मैं तो ये 0x1 0x2 और ये यहाँ है 3x3 = 0, तो यहाँ से x3 = 0 डिवाइडेड बाई 3 मीन x3 आ जाएगा 0, एक x की वैल्यू आ गई।
अब अगर हम लिखें फ्रॉम रो टू को देखें तो ये 0 x1, ये कोफिशिएंट होता है x2 का, ये कोफिशिएंट होता है x3 का और इक्वल टू 0 रखते हैं। और अब आप देखें आपके पास x3 की वैल्यू 0 है, x3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो टू टाइम ऑफ 0 इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये बनेगा 3x2 इक्वल टू 0। ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 उसी तरह डिवाइड हो जाएगा तो एक x2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब एक वैल्यू रह गई, अब लिखेंगे फ्रॉम रो 1। अब अगर आप रो 1 को देखें, रो 1 में हमारे पास 1x1, फिर है -1 x2, फिर है +1 x3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 भी 0 है, 3 भी 0 है। जब यहाँ पुट करेंगे तो x1 भी 0 आ जाएगा। अब हमारे पास तीनों वैल्यू 0 आ गई हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि सिस्टम हैज़ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। हमने देखा था कि हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आते थे, जब x0, y0 और z0 होता था, या x1, x2, x3 0 होता था, तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन होते थे। अब इसी के सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो अब लिखते हैं कि हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, वो हमें पता है कोफिशिएंट होता। अब इसमें आप देखें हमें क्या करना है, हमें 1 के नीचे यहाँ 0 और यहाँ 0 बनाना है। यहाँ पे 0 बनाने के लिए आपको ये बताया था कि ये कौन सी रो है, वो ऑपरेशन लिख लेना है। ये रो 2 है, अगर -2 लिखा हुआ है तो +2 लिख लेना है। और यहाँ पे जितने भी 0 बनाने हैं उसमें हेल्प रो 1 की लेनी है, तो ये रो 1 यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद रो 2 में चेंज आएगा, तो रो 1 में कोई चेंज नहीं है, वो तो एज इट इज़ है, तो रो 1 हमने एज इट इज़ लिख ली। अब इस ऑपरेशन को यूज़ करेंगे तो रो 2 +2 टाइम ऑफ रो 1 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसको हम रफ में देख भी लेते हैं। हमारा ऑपरेशन है रो 2 +2 टाइम ऑफ रो 1। ये देखें, अभी इन दोनों का रिलेशन किया तो 0, इन दोनों का रिलेशन करना है तो 1 की जगह, यानी कि ये रो 2 है, 2 टाइम ऑफ रो 1 का एलिमेंट है 1, तो 3 आ गया, तो हम 3 लिखेंगे यहाँ पे। अब इन दोनों का जो आंसर होगा उसको यहाँ लिखना है। तो रो 2 का एलिमेंट है -1, फिर +2 फार्मूले का है, रो 1 का मेंबर है 2, तो 2 2 सा 4, 4 में से -1 किया तो 3 आ गया, तो यहाँ भी हमारे पास 3 आ जाएगा। और जब इन दोनों को करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा, तो ये 0 हो गया। अब हमारा टारगेट है यहाँ 0 करना, तो ये रो 3 है और क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, तो इसका ऑपोजिट साइन 1 होगा, 1 लिखते नहीं है, और हेल्प लेंगे रो 1 की। मतलब कि रो 3 और रो 1 को ऐड करें तो 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करें तो देखिए आपके पास 0 आ जाता है। इन दोनों को ऐड करें तो 6 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो भी 6 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करें तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल सीधा सा है।
अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ ज़ीरो बनाना है और मेन यहाँ ज़ीरो बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, रो 3 की हेल्प लेंगे जहाँ ज़ीरो बनाना हो, -6 टाइम ऑफ, और यहाँ पे पहले 1 होना चाहिए, तो थोड़ा सा पहले डिवीजन कर लेते हैं। यहाँ 1 हो जाएगा तो ज़रा समझाना आसान हो जाएगा। रो 2 को डिवाइड कर दें 3 पे, पहले एक स्टेप कर लेते हैं, यहाँ 1 बना लेते हैं। रो 2 को 3 पे डिवाइड किया, रो 1 में कोई चेंज नहीं है, रो 3 में भी कोई चेंज नहीं है, अभी किया। 0 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 3, 0 डिवाइड बाई 3, तो ये आंसर आ गया। तो अब देखें, अब यहाँ 0 बनाना आसान है। अब यहाँ 0 बनाना है तो ये रो 3 है, +6 लिखा हुआ है तो -6 लिख लेंगे। और हेल्प आपको कहा था कि यहाँ जितने भी 0 बनेंगे उसमें हेल्प हम रो 2 की लेंगे। अब रो 3 पहले लिखा है तो रो 3 में चेंज आएगा, मीन इसमें चेंज आएगा, बाकी हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। रो 2 भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। रो 3 में यहाँ 0, 6 में से 6 टाइम ऑफ रो 2 करेंगे तो यहाँ 0। इस ऑपरेशन को रफ में लिख भी लेते हैं। अब हमें इन दोनों का रिलेशन देखना है, 3 और 2 का। 3 की जगह 6 और 2 की जगह पे 1। तो अब यहाँ से 6 में से 6 इत्तेफाक से ये भी 0 हो गया और आगे भी 0 हो गया, तो ये दोनों 0 हो गए। अब हम वैल्यूज़ कैसे निकालते थे, हम लिखते थे 0 लास्ट वाले को x1, 0 x2 और 0 x3 इक्वल टू 0। पहले 0 0 0, फिर 0 1 1। अब देखें यहाँ पे हमारे पास पिछले क्वेश्चन में x3 की वैल्यू आ गई थी, उसको हमने यहाँ पुट किया था तो x3 को और x2 आ गया था, लेकिन अब नहीं आई वैल्यू। अब x3 को अगर हम लिखते हैं, x3 की वैल्यू को ये उधर जाके अगर लिखें -x2, तो अभी भी वैल्यू तो नहीं आई, तो हमें कोई वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। हम कह देते हैं कि x3 की वैल्यू खुद से लेट कर रहे हैं, t है। अब t जो है हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया जो हमने खुद से लेट कर लिया। जब वैल्यू ना निकले तो हम खुद लेट किया करेंगे t। अब इस x3 की वैल्यू को इधर पुट करें तो t इक्वल टू -x2, और माइनस में तो नहीं चाहिए हमें, इसको उधर भेज देते हैं, मीन x2 पॉजिटिव चाहिए, तो x2 की वैल्यू आ गई -t, x3 की वैल्यू आ गई पॉजिटिव t। अब x1 रह गया। x1 देखिए हमारे पास किस तरह से निकलता है, 1 x1 x2 और x3। इसको लिख लेते हैं, इसको यहीं कहीं लिख लेते हैं, 1 x1 1 x2, और ये हमने वैल्यू लिख ली 1 1 2 के कोफिशिएंट को मिला के एक इक्वेशन बना ली। अब हमारे पास x3 की वैल्यू t है, x2 की वैल्यू -t है, यहाँ पुट करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे 2t में से t माइनस करें तो t आ जाएगा, तो इसको यहाँ कर लेते हैं, x1 प्लस t इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू भी -t आ गई। यह हमारे 3 सोल्यूशन आ गए। ये हमारे पास जो सोल्यूशंस हैं, आपको कहा था अगर सारे ज़ीरो हों तो ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे, अगर ज़ीरो नहीं है तो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमें x1 x2 x3 की वैल्यू चाहिए थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लेमडा फाइंड करना है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की इन्फॉर्मेशन है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। तो पहले इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, तो वो जल्दी से नोट कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। वो हमें पता है कि कोफिशिएंट लिखने होते हैं सारे
ए के, फिर हमें ये पता है कि 1 लिखने के बाद -5 और फिर +3 लिखते थे, और इस 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाए, ये कॉलम हाइड हो गया, ये कॉलम और हाइड दोनों हाइड हो गए। अब बाकी जो बचेगा वो लिख लेंगे 1 माइनस लेमडा 2 लेमडा। फिर उसके बाद इस वाले की पोजीशन होती है 1 2। 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम गायब कर देना है और सेकंड कॉलम गायब कर देना है। बाकी बचा 5 माइनस लेमडा 1 लेमडा, तो वो भी लिख लिया। थर्ड, इसकी पोजीशन होती है 1 3। फर्स्ट रो गायब कर देनी है, फर्स्ट कॉलम गायब कर देना है, बाकी बचा ये। और इसको सॉल्व आपको करना आता है, लेमडा 1 सा लेमडा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 लेमडा आना था, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस फार्मूले का होता है इसलिए ये प्लस का हो गया। 5 लेमडा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आना था माइनस लेमडा, एक माइनस फार्मूले का, 5 टू द 10 और -1। और क्योंकि ये सारा आंसर अभी किसके इक्वल है, नॉन सिंगुलर के, तो नॉन सिंगुलर का मतलब ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 लिखेंगे। तो अब ये आ जाएगा। इसको जल्दी से सॉल्व कर दिया है, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, और 30 में से 27 नेगेटिव हो गए, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, इधर आके डिवाइड हो गया, तो वाई की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू आ गई। अब जो सिस्टम है वो हमारे पास ये बन गया है, और अब इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले सॉल्व करते आए हैं। लेमडा की जगह पे 1 लगा दिया है, और अब इसे ए बी लिख कर हम सॉल्व करते थे, कोफिशिएंट लिखेंगे। अब देखें, हमने ये किया था, यहाँ 0 बनाया था, तो ये कौन सी रो है, ये रो 1 और ये रो 2, तो रो 2 +5 लिखा हुआ है, तो आपको कहा था इसका ऑपोजिट लिख लेना है -5। और यहाँ पे जितना भी 0 बनाना है उसमें हेल्प हम किसकी लेंगे, रो 1 की। रो 1 की हमारा टारगेट है यहाँ 0 बनाना। रो 1 में कोई चेंज नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा। और ये अब काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करके जो आंसर आया मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब नेक्स्ट टारगेट है, इसमें से ये माइनस करें तो 0, इसमें से ये माइनस करें तो -3, इसमें से ये माइनस करें तो -2 और फिर 0। अब हमें यहाँ 1 चाहिए, तो अगर हम रो 2 को डिवाइड कर दें -24 पे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो लिख रहा हूँ। ये 0, -24 ओवर -24, ये -16 डिवाइडेड बाई -24, तो 2/3 और 0, 0 -3 -2 और 0। इसमें कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ रो 2 में चेंज आएगा, तो रो 2 को लिख दिया। अब देखिए, मुझे यहाँ 0 बनाना है, तो अब मैं क्या करूँगा, रो 3 में चेंज आएगा, तो रो 2 और रो 1 लिख लेता हूँ दोबारा। अब यहाँ 0 बनाना है, तो ये कौन सी रो है, रो 3। जहाँ 0 बनाना हो पहले वो रो लिखनी होती है, फिर अगर -3 है तो अभी तक हम करते आए हैं उसका ऑपोजिट लिखते आए हैं +3, और हेल्प किसकी लेते आए हैं, यहाँ पे अगर बनाना हो तो इसकी, रो 1 की, यहाँ करना हो तो हमें रो 2 की हेल्प लिखनी होती है, तो रो 2 की। यहाँ आ जाएगा 0, और अब इसको और इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आता है, तो इसको रफ में देखते हैं। अब रो 3 और रो 2 का रिलेशन देखना है, यानी कि इन दोनों का। रो 3 की जगह पे -2 यहाँ से देख कर लिखा, और 2/3 लिखूँगा रो 2 की जगह पे, 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 में से 2 माइनस किया तो इत्तेफाक से ये भी 0 हो गया और अगला भी 0 हो गया। तो अब जब लास्ट वाली 0 हो जाए तो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आए थे, हमने पीछे देखे थे। हम अगर रो 2 को देखें, बल्कि पहले सारी इक्वेशन लिख लेते हैं। अब अगर हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो x2 की वैल्यू हमारे पास -2/3 और x3 आती है। और अगर हम t
x3 की कोई वैल्यू लेट कर लें, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ लेट x3 इक्वल टू टी, तो ये t यहाँ पुट करें तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3t। तो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकलना शुरू हो गए हैं। 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, और इस 3 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास x1 भी आ जाएगा 1/3t। तो ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो गए हैं और यही हमारे रिक्वायर्ड सोल्यूशन थे। तो ये आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।